ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें गणित के कुछ विषय अक्सर एक दीवार की तरह लगते हैं। हाँ, सूत्र याद करो, लंबी लंबी गणना करो। और जरा सी चूक हुई तो सारा जवाब गलत। लेकिन क्या हो अगर किसी विषय के मूल को समझकर बिना किसी भारी भरकम फॉर्मूले के सबसे कठिन सवाल भी हल किए जा सके। आज हम एक ऐसे ही विषय औसत यानी एवरेज के बिल्कुल मूल सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो यही बताते हैं कि कैसे सूत्रों के जाल से बाहर निकलकर सिर्फ एक सीधी सादी अवधारणा से इसे समझा जा सकता है। तो आज का हमारा मकसद साफ है, औसत के पीछे की असली सोच को समझना। और फिर उसी सोच का इस्तेमाल करके पहले एक क्रिकेट खिलाड़ी से जुड़ा आम सवाल हल करेंगे और फिर यूपीएससी की परीक्षा में आए एक मुश्किल सवाल को भी देखेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये स्मार्ट तरीका कितना कारगर है। तो चलिए इसे खोलते हैं। जब हम औसत कहते हैं तो दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला आता है, कुल योग को पदों की संख्या से भाग देना। बिल्कुल। लेकिन इस गणित के अलावा इसकी आत्मा क्या है, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका सबसे सरल और शायद सबसे गहरा अर्थ है बराबर बराबर बांटना। बस। बराबर बराबर बांटना, ये सुनने में तो बहुत ही सीधा लगता है। और यही इसकी खूबसूरती है। उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास 100 रुपए हैं और इन्हें 10 लोगों में बांटना है, तो हम क्या कहेंगे कि हर किसी को 10 रुपए मिलेंगे। बस यही 10 रुपए औसत है। अब असलियत में हो सकता है किसी के पास 5 रुपए हों और किसी के पास 20, लेकिन औसत की दुनिया में हम ये मान लेते हैं कि सबके पास 10-10 रुपए हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की अजम्पशन है, एक वैचारिक बराबरी। बिल्कुल। मतलब असल में किसी के पास 5 और किसी के पास 15 भी हो सकते हैं, लेकिन हिसाब किताब के लिए हम मान लेते हैं कि सबके पास 10-10 हैं। आपने सही शब्द पकड़ा, अजम्पशन। और ये एक बहुत शक्तिशाली अजम्पशन है। एक और उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति पहले दिन 100 रुपए और दूसरे दिन 200 रुपए कमाता है, तो उसकी 2 दिनों की कुल कमाई कितनी हुई? 300 रुपए। और औसत निकालने के लिए हम इन 300 रुपयों को 2 दिनों में बराबर बांट देंगे, यानी 150 रुपए प्रतिदिन। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसने दोनों दिन 150 रुपए कमाए, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, पर कुल कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा। 100 जमा 200 भी 300 है और 150 जमा 150 भी 300 है। कमाल है, ये तो बस नजरिए का खेल है। एकदम। और एक बार ये नजरिया पकड़ में आ गया तो समझिए आपको फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मूल विचार अब मेरे दिमाग में बैठ गया है। हर चीज को बराबर कर दो। हाँ। अब बात को दिलचस्प बनाते हैं। हाँ। चलिए इस सोच को एक असली सवाल पर लगाकर देखते हैं। हमारे पास एक क्रिकेट खिलाड़ी का सवाल है। हाँ, सवाल ये है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियां खेली हैं और उसका औसत 21.5 रन है। ठीक है। अब उसे अपनी अगली यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत बढ़कर 24 हो जाए? ठीक है, तो अगर मैं इसे पारंपरिक तरीके से करता। हाँ, जो लंबा वाला तरीका है। हाँ, तो मैं पहले 10 को 21.5 से गुणा करता कुल रन निकालने के लिए, जो कि 215 होता। हाँ। फिर मैं 11 को नए औसत 24 से गुणा करता, जो 264 होता, और फिर 264 में से 215 घटाकर जवाब निकालता, 49। बिल्कुल, इसमें गुणा भाग और गलती की गुंजाइश भी है। और समय भी जाता है। अब हम इसे बराबर बराबर वाले सिद्धांत से हल करते हैं। पहला कदम, अभी की स्थिति क्या है? 10 पारियों का औसत 21.5 है। मतलब हर 10 पारी में 21.5 रन बने हैं। 21.5, 21.5, 21.5, 10 बार। ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। सब 21.5 के लेवल पर खड़े हैं। अब दूसरा कदम, हमारा लक्ष्य। नया औसत क्या चाहिए? 24। इसका मतलब है कि अब सिर्फ 11वीं पारी को ही 24 नहीं बनाना है, अच्छा, बल्कि सभी की सभी 11 पारियों को 24 के लेवल पर पहुंचना है। मतलब उन पुराने 10 पारियों को भी 21.5 से उठकर 24 तक पहुंचना होगा। एकदम सही। और यही तीसरा कदम आता है, कमी को पूरा करना। पुरानी 10 पारियों में से हर पारी 21.5 पर है, जिसे 24 तक ले जाना है। तो हर पारी में 2.5 रन की कमी है। हाँ। और ऐसी 10 पारियां हैं, तो कुल कमी हुई 10 गुणा 2.5 यानी 25 रन। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि ये 25 रन कहां से आएंगे? कोई तो होगा जो ये घाटा पूरा करेगा। यहीं पर 11वीं पारी का योगदान आता है। सोचिए 11वीं पारी एक नए सदस्य की तरह है। ठीक है। समूह में शामिल होने के लिए उसे पहले तो नए औसत यानी 24 रन बनाने ही होंगे, ताकि वो बाकियों के बराबर आ सके। अच्छा, तो 24 रन तो उसका अपना हिस्सा हुआ ग्रुप में एंट्री के लिए। हाँ, और फिर एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते उसे अपने पुराने 10 साथियों की मदद भी करनी होगी। मतलब उन 25 रनों की कमी को भी उसे ही पूरा करना होगा। बिल्कुल, तो उसे वो 25 रन भी बनाने होंगे जो आपने अभी गिने। अरे वाह,
तो उसे अपने हिस्से के 24 रन बनाने हैं और पुराने साथियों को ऊपर उठाने के लिए 25 रन और बनाने हैं। तो कुल कितने हुए? 24 जमा 25 यानी 49 रन। बिल्कुल, 11वीं पारी में 49 रन बनाने होंगे। ये तो कमाल है। पारंपरिक तरीके से भी जवाब 49 ही आया था, लेकिन उसमें सिर्फ नंबर थे। इस तरीके में एक कहानी है, एक तर्क है कि नया आने वाला सदस्य खुद को भी स्थापित करता है और बाकियों की कमी भी पूरी करता है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और इसमें गलती की संभावना लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि आप गणना नहीं, तर्क कर रहे हैं। इस उदाहरण से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अभी तो हमने किसी के समूह में शामिल होने की बात की जिससे औसत बढ़ गया, पर क्या औसत हमेशा बढ़ता ही है? अच्छा सवाल है। क्या यही तर्क तब भी काम करता है जब कोई समूह छोड़कर जाता है? मतलब औसत के घटने बढ़ने के असल नियम क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब भी उसी बराबर बराबर बांटने वाले तर्क में ही छिपा है। औसत का व्यवहार बहुत तार्किक है। इसे 4 मुख्य स्थितियों में समझ सकते हैं। 2 जब कोई समूह में शामिल होता है और 2 जब कोई समूह छोड़कर जाता है। ठीक है, तो पहली स्थिति लेते हैं जो हमने अभी अभी देखी, जब कोई औसत से ज्यादा स्कोर वाला व्यक्ति समूह में आता है। सोचिए एक क्रिकेट टीम है जिसका औसत स्कोर है मान लीजिए 30 रन। अब उस टीम में विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आ जाए जो आते ही 100 रन बना दे। वो तो औसत से बहुत ज्यादा वैल्यू लेकर आ रहा है। हाँ, और ये अतिरिक्त वैल्यू जब सब में बराबर बटेगी तो हर किसी का हिस्सा थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए टीम का कुल औसत बढ़ जाएगा। ये तो समझ आता है। तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अगर कोई कमजोर खिलाड़ी टीम में आएगा तो वो औसत को नीचे खींच लेगा, है ना? बिल्कुल, ये हमारी दूसरी स्थिति है। अगर उसी 30 के औसत वाली टीम में कोई ऐसा नया खिलाड़ी आए जो 0 पर आउट हो जाए, तो वो टीम के कुल योग में कोई योगदान नहीं देगा, लेकिन हिस्सेदार बन जाएगा। सही बात। अब वही कुल रन एक ज्यादा खिलाड़ी में बटेंगे, इससे टीम का औसत घट जाएगा। ठीक है, तो समूह में आने वाले लोगों का हिसाब साफ है। ज्यादा वाला आए तो औसत बढ़ेगा, कम वाला आए तो घटेगा। अब जाने वालों का क्या? तीसरी स्थिति, जब ज्यादा स्कोर वाला व्यक्ति समूह छोड़ देता है। अगर टीम से विराट कोहली जैसा अच्छा खिलाड़ी जो हमेशा औसत से ज्यादा रन बनाता था चला जाए तो क्या होगा? तो टीम अपने सबसे बड़े स्कोरिंग स्रोत को खो देगी। हाँ, कुल योग में भारी गिरावट आएगी, जबकि सदस्यों में सिर्फ एक की कमी होगी। नतीजा, बचे हुए खिलाड़ियों का औसत घट जाएगा। और आखिरी चौथी स्थिति, जब कोई कम स्कोर वाला व्यक्ति समूह छोड़ देता है। मेरा अंदाजा है कि इससे औसत बढ़ना चाहिए। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये सबसे दिलचस्प स्थिति है। कैसे? सोचिए, क्लास से एक ऐसे छात्र को निकाल दिया जाए जो हमेशा फेल होता हो या बहुत कम अंक लाता हो। ठीक है। उसके जाने से क्लास के कुल अंकों में ज्यादा कमी नहीं आएगी, लेकिन एक सदस्य कम हो जाएगा। तो बाकी छात्रों के प्रदर्शन के कारण क्लास का नतीजा बेहतर दिखेगा, यानी औसत बढ़ जाएगा। एकदम। और एक स्थिति और हो सकती है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए या जाए जिसका स्कोर औसत के ठीक बराबर हो। उस स्थिति में औसत में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उसने संतुलन को बिगाड़ा ही नहीं। न बिगाड़ा, न सुधारा, न समूह से कुछ अतिरिक्त लिया, न ही कुछ अतिरिक्त दिया। बहुत बढ़िया। ये 4 नियम तो अब शीशे की तरह साफ हैं। चलिए अब इन सभी सिद्धांतों को असली परीक्षा में उतारते हैं। हाँ, हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एक प्रश्न है। और इस प्रश्न की खास बात यह है कि इसमें आपको सटीक अंक नहीं दिए गए हैं, सिर्फ एक रेंज दी गई है। यही चीजें से मुश्किल बनाती होगी। सवाल कुछ इस तरह है। 2 कक्षाएं हैं, ए और बी। कक्षा ए में 25 छात्र हैं जिनके अंक 17 से 21 के बीच हैं। न्यूनतम 17, अधिकतम 21। ठीक है। और कक्षा बी में 30 छात्र हैं जिनके अंक 22 से 30 के बीच हैं। न्यूनतम 22, अधिकतम 30। और घटना ये है कि कक्षा ए से 4 छात्र कक्षा बी में चले जाते हैं। ठीक है, 4 छात्र ए से बी में गए। और हमें 2 कथनों की जांच करनी है। पहला, कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। और दूसरा, कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। यहाँ ये जो निश्चित रूप से यानी डेफिनेटली शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, यही इस सवाल का सार है। चलिए पहले कथन और कक्षा बी का विश्लेषण करते हैं। ठीक है। कक्षा बी के छात्रों के अंक कहां से कहां तक है? 22 से 30 के बीच। तो इसका मतलब है कि कक्षा बी का औसत भी 22 से 30 के बीच ही होगा। हाँ, ये तो तय है। वो 22 से कम या 30 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आने वाले छात्रों को देखते हैं। कक्षा ए से जो 4 छात्र आ रहे हैं, उनके अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं?
21, और कक्षा बी का न्यूनतम अंक कितना है? 22। इसका मतलब जो छात्र आ रहे हैं वो कक्षा बी के सबसे कमजोर छात्र से भी कम अंक वाले हैं। हाँ, ये तो साफ है। तो ये तय हो गया कि जो 4 छात्र कक्षा बी में प्रवेश कर रहे हैं उनका स्कोर कक्षा बी के औसत से कम ही होगा, चाहे वो औसत कुछ भी हो। और ये हमारा केस 2 है। कम स्कोर वाला व्यक्ति समूह में आता है। तो नतीजा? कक्षा बी का औसत निश्चित रूप से घटेगा। कथन 1 पूरी तरह सही है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो साफ हो गया। अब कक्षा ए पर आते हैं। यहां से छात्र जा रहे हैं तो केस 4 के हिसाब से जब कम स्कोर वाले लोग जाते हैं तो औसत बढ़ना चाहिए। तो फिर कथन 2 भी सही होना चाहिए। और यही वो जाल है जो यूपीएससी ने बिछाया है। आपका तर्क सही दिशा में है, लेकिन निश्चित रूप से शब्द सब कुछ बदल देता है। अच्छा। हमें कक्षा ए का विश्लेषण बहुत ध्यान से करना होगा। हम ये तो जानते हैं कि कक्षा ए के सभी छात्रों के अंक 17 से 21 के बीच हैं, तो उनका औसत भी इसी रेंज में होगा। हाँ। लेकिन हमें कक्षा ए का सटीक औसत नहीं पता, और जो छात्र जा रहे हैं उनके अंक भी 17 से 21 के बीच ही हैं। तो वो औसत से कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी। बिल्कुल। यहीं पर 2 संभावनाएं बनती हैं। संभावना 1, मान लीजिए कि कक्षा ए का औसत 20 था। ठीक है। और जो 4 छात्र गए उनके अंक 17 या 18 थे, जो औसत यानी 20 से कम है। ये कौन सा केस हुआ? केस 4, कम स्कोर वाले लोग समूह छोड़ रहे हैं तो औसत बढ़ जाएगा। ये भी संभव है। और जो 4 छात्र गए उनके अंक 21 थे, जो औसत से ज्यादा है। अब ये कौन सा केस है? ये तो केस 3 हो गया। ज्यादा स्कोर वाला व्यक्ति समूह छोड़ रहा है तो स्थिति में तो औसत घट जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हमें कक्षा ए का सटीक औसत नहीं पता, हम ये दावे के साथ कह ही नहीं सकते कि जाने वाले छात्र कम स्कोर वाले थे या ज्यादा स्कोर वाले। उनकी तुलना कक्षा के अपने औसत से होगी ना, न कि कक्षा बी से। सही बात है। क्योंकि हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि औसत बढ़ेगा या घटेगा। तो कथन 2 निश्चित रूप से सही नहीं है, वो गलत है। एकदम। तो अंतिम जवाब है कि केवल पहला कथन सही है। देखिए कैसे एक सरल अवधारणा और 4 नियमों से इतना जटिल सवाल, जिसमें कोई नंबर तक नहीं दिया, हल हो गया। ये वाकई प्रभावशाली है। आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने बराबर बराबर बांटने के एक सरल विचार से शुरुआत की, फिर उसे क्रिकेट के सवाल पर लागू करके देखा। इसके बाद हमने औसत में बदलाव की उन 4 स्थितियों को समझा, और अंत में उस सारे तर्क का इस्तेमाल करके यूपीएससी के एक जटिल प्रश्न को हल कर दिया। इससे सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि किसी भी विषय की मूल अवधारणा को समझना सिर्फ सूत्र याद रखने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सही बात है। ये आपको किसी भी तरह की समस्या को तार्किक रूप से हल करने की क्षमता देता है। सूत्र आपको एक रास्ते पर ले जाते हैं, पर अवधारणा आपको रास्ता बनाना सिखाती है। ये सच है, और ये सोचने पर मजबूर करता है। औसत का ये सिद्धांत सिर्फ गणित के सवालों तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सोचिए, हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, उनकी औसत आदतें, उनकी औसत सोच, क्या वो हमारी जिंदगी का औसत नहीं बन जाती? बहुत गहरी बात है। अगर अपनी जिंदगी के किसी क्षेत्र का औसत बढ़ाना हो, तो आज की चर्चा का सवाल ये है कि आपको अपने समूह में किसे शामिल करना होगा, यानी केस 1, और शायद किसे अलविदा कहना होगा, यानी केस 4।